जो एम्ब्रियो होता है भ्रूण, उसके अंदर इन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। और इसके अंतर्गत उन्होंने उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए थे कि कुछ वैरायटी के जो एचआईवी हैं या एचआईवी के कुछ सिम्टम्स हैं, उसके लिए क्या होगा, इनके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। और फोस्टर मदर के क्या है, यूट्रस में प्लांट कर दिया गया था। लेकिन जो भी इन्होंने ये काम किया था, ये बिना किसी परमिशन के किया था। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस लेबोरेटरी में ये रिसर्च कर रहे थे, वहाँ पे भी क्या है, इन्होंने बताया नहीं किसी को। CRISPR-Cas9, ठीक है, यही पूछा था कल यूपीएससी में, आप बोल रहे थे। चलिए देखिए, ये जनरली क्या 2016 के आसपास क्या है, करंट अफेयर्स में चला था, करंट अफेयर्स की न्यूज़ में चला था ये। अब ये बेसिकली है क्या, ये जीन या जीनोम एडिटिंग टेक्निक है। ठीक है, अब जीन या जीनोम तो हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताऊंगा थोड़ा सा मैं क्या होता है, जीनोम क्या है, जीन क्या है, वो सब चीज़ें हैं। एडिटिंग मतलब तो समझते हो आप, काट छांट करना, सुधार करना। जैसे अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, तो उसका एक वीडियो शूट बनता है। ठीक है, और उस वीडियो शूट के बाद में जो भी आपका कैमरा पर्सन होता है, उसको एडिटिंग के लिए भेजता है। तो कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, उनको रख लेते हैं, कुछ फालतू के शूट सीन्स होते हैं, उनको क्या है, वो काट देते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, और इफेक्ट्स वगैरह डाल देते हैं। तो एडिट मतलब क्या होता है, काट छांट करना या परिवर्तन करना। ठीक है, तो जैसे ये कोई जीन है, ये, अब इसमें कुछ कमियां हैं और कुछ क्या है, हमें इंप्रूवमेंट करना है। तो माना हमने क्या कर दिया, इसके अंदर कुछ इसको काट छाट कर दिया या कुछ चेंजेस कर दिए, जीन के अंदर परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो ये CRISPR-Cas9 जो टेक्निक है, ये बहुत ही फेमस टेक्निक है, जो 2016 में चली थी, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और चीप भी है और एक्यूरेट भी है। यानी दो इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं, एक तो ये सस्ती है और ये एक्यूरेट है। और काय की है, ये जीन या जीनोम एडिटिंग टेक्निक है। मतलब जीन के अंदर कोई कमी होती है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके जीन को ठीक किया जा सकता है, ऐसी इसकी थ्योरी दी गई है। अभी जो है ये इन्फेंसी स्टेज में है। इन्फेंसी का मतलब होता है अभी ये ग्रो कर रही है। इन्फेंट होता है ना, छोटा बच्चा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, यानी अभी क्या है, ये बाल्यावस्था में, ग्रोइंग स्टेज में। अभी इसके अंदर बहुत सारी रिसर्च क्या है, बाकी है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये क्या है, जीन या जीनोम एडिटिंग टेक्निक है। दूसरी बात ये है कि काफ़ी चीप है और एक्यूरेट है ना। इसके अतिरिक्त क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज जो है, इसका एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। पहला इसका एडवांटेज या एप्लीकेशन जो किया गया है, वो किया गया है बीमारियों की सुधार करने में, या टू स्टडी डिजीजेस। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं क्योर, टू क्योर डिजीजेस। कुछ ऐसी जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं हमारी, ठीक है ना, आनुवंशिकी बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट में भी क्या है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, रिसर्च स्टेज में है। ठीक है, अब किस किस पर टेस्ट हुई है, सबसे पहले हुई है रेट पे, चूहे के ऊपर। ठीक है, और चूहे का क्या था, लीवर जो था वो खराब था। ठीक है ना, लीवर यकृत जो था वो खराब था या खराब कर दिया था टेस्ट के लिए, तो इसका लीवर ठीक हो गया था इसकी सहायता से। दूसरा क्या, मंकी पे भी ट्रायल किए गए हैं इसके, बंदर के ऊपर, है ना। और थर्ड जो है वो ह्यूमन के लिए भी किए गए हैं इसके ट्रायल। किसकी बात कर रहे हैं, टू स्टडी या क्योर डिजीजेस, बीमारियों को ठीक करने में या बीमारियों का अध्ययन करने में। एक ही बात है कि पहले अध्ययन करेंगे तभी मालूम चलेगा कि ठीक कैसे करना है। ठीक है, तो रेट में तो लीवर में सफलता मिल गई है, मंकी के अंदर चल रही है। अब ह्यूमन के अंदर क्या है, HIV को ठीक करने के लिए एक रिसर्च किया गया था। चीन के साइंटिस्ट थे, चाइना के, उन्होंने एक रिसर्च की। ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है भ्रूण, उसके अंदर इन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था।
और इसके अंतर्गत उन्होंने उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए थे कि कुछ वैरायटी के जो HIV हैं या HIV की कुछ सिम्टम्स हैं, उसके लिए क्या होगा, इनके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। और फोस्टर मदर के क्या है, यूट्रस में प्लांट कर दिया गया था। लेकिन जो भी इन्होंने ये काम किया था, ये बिना किसी परमिशन के किया था, ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी में, जिस लेबोरेटरी में ये रिसर्च कर रहे थे, वहाँ पे भी क्या है, इन्होंने बताया नहीं किसी को। तो गवर्नमेंट ने क्या है, इसके खिलाफ क्या है, बहुत ज़्यादा विरोध किया था, क्योंकि अनएथिकल है। एम्ब्रियो के साथ जो भ्रूण के साथ छेड़छाड़ जो होती है ना, वो बहुत ही अनएथिकल मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर भी क्या है, लाइफ है, और आप उसको क्या है, उसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हो। अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो बहुत ही क्या हो जाएगा, अनएथिकल हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें क्या है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और बताई गई है इसमें, आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, समझ में आ गया आपको। तो एडवांटेज में पहला, तो एडवांटेज एप्लीकेशन में क्या है, टू क्योर और स्टडी डिजीजेस। जैसे रैट में लीवर की डिजीज ठीक हो गई है, मंकी में भी रिसर्च चल रही है, और ह्यूमंस में HIV के अंदर भी क्या है, इन्होंने कुछ सक्सेस ली है। और आगे हम एक स्टेम सेल पढ़ेंगे। तो जनरली स्टेम सेल से क्या है, हम कोई भी सेल्स या कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं। तो इस उन्होंने डिजायर्ड टिश्यू बनाने के लिए, यानी ऐसे ऊतक, ऐसे टिश्यूज जो हमें आवश्यक हैं, उसको भी क्या है, स्टेम सेल की सहायता से, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके सक्सेसफुली बनाया जा सकता है, ऐसा माना गया है। समझ गए बात को। ये है आपकी क्रिस्पार Cas9, ठीक है। छोटी मोटी चीजें हैं, 2016 के आसपास चला था। उसके बाद आप ही में से किसी ने बताया था कि UPSC ने पूछा है, ठीक है, तो देख सकते हैं। चलिए, तो कल क्या था, हमने वो देखा था, हमारा बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, ठीक है। अब क्या है, हम देख रहे हैं टिश्यू कल्चर। अच्छा, इससे बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं, काफ़ी हद तक तो अपन करेंगे ही। फिर भी आप लोग भी क्या है, अपने लेवल पर रिसर्च करते रहते हो, देखते रहते हो, तो आपको लगे इससे अच्छे अच्छे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनकी एक लिस्ट बना के मुझे दे देना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे उसकी फ़ोटो खींच के या स्कैन करके पोस्ट कर देना, जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, ठीक है। और ऐसे टॉपिक जो अपने यहाँ पर कवर नहीं हुए हैं या मेरी लिस्ट में नहीं है, तो उनको भी मैं एडिशनली करा दूंगा, ठीक है। तो अपने लेवल पर क्या है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लगते हैं वो मुझे भेज दीजिएगा। वैसे तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आराम से अपने लगभग सारे ही हो जाएं, क्योंकि जितने मैं आपको करा रहा हूँ और जो करंट अफेयर्स में आते हैं, ठीक है, अगर उतने पढ़ लिए तो 180 मार्क्स तो आ जाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। दोनों बारी ठीक ठाक मार्क्स ही आए हैं, मतलब एक बार 175 थे, एक बार 176 थे, ऐसे ही हैं, ठीक है। तो 180 के आसपास ही हैं, तो इतना हो जाता है। फिर भी आपको लगता है कुछ अतिरिक्त करना है तो हम कर सकते हैं। देखो, 6 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, हमारे नोट से कंप्लीट हो जाएगा। 15 मार्कर का आएगा, हमारे नोट से कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे 3 मार्कर आएंगे 15, तो 12 तो अपने नोट्सों से हो ही जाएंगे, मान के ही चलो। अब 2 तो ऐसे आते हैं जो सुने ही नहीं होते हैं, किसी भी जगह पर कहीं भी नहीं सुने होते हैं, ठीक है। एक हाथ कोई ऐसा होता है जो पढ़ लिया, करंट अफेयर से पढ़ा हुआ है तो बन जाता है, ठीक है। तो इस एक के लिए क्या है कि अपने एक कोशिश करेंगे, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसे छोटे मोटे लगते हैं तो आप बता दीजिएगा, उसको अपन कर लेंगे। जैसे क्रिस्पार Cas9 है, ठीक है, 2016 का है, अभी तक तो पूछा नहीं गया ये, लेकिन फिर भी ठीक है, कर लिया हमने ऐसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जो भी चीज़, जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं, जो भी आपको एक छोटा सा लगता है कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है 3 मार्कर के अंदर, तो पहले अपने लेवल पे भी क्या है, आपको उसको तैयार करना है, ठीक है। उसको गूगल पर डालो, उसको पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब पर डालो, यूट्यूब पर कुछ वीडियो मिल जाएगा, अगर फेमस होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको भी क्या है, अपने स्तर पर भी तैयार उसको करना है। करंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, परीक्षा भी थोड़ी हो रही है। करंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो तो आप करंट अफेयर्स की मैगजीन से पढ़ते जाओ, उसमें सारी चीज़ें दी रहती हैं हमारी। आप पढ़ते हो ना, उसमें साइंस एंड टेक का पार्ट आता है, बस 3 चीज़ें तो निकालनी है हमें, 3 या 5 चीज़ें, इससे ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो बनेगा ही नहीं, है ना। या फिर आप एक काम करोगे, करंट में आपको अच्छे अच्छे टॉपिक जो लग रहे हैं उसकी आप लिस्ट बना के दो मेरे को, ठीक है, कि करंट अफेयर्स के अंदर ये टॉपिक आया है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो फिर उसको मैं क्लास में करा दूंगा। इतना अपन कर सकते हैं।
चलिए अब हम लेते हैं टिश्यू कल्चर, हिंदी में बोलते हैं इसको ऊतक संवर्धन। ठीक है, अरे होगा, बिल्कुल होगा। मेंस 2020 तो अगले साल होगा, इस साल नहीं हो रहा। इस साल तो प्री हो जाए हमारा, बस प्री हो जाएगा, संभावना पूरी है। उसके लिए कितना करंट अफेयर्स करना होगा, जिस दिन से नोटिफिकेशन आ जाए उस दिन से कर लेना, ठीक है। जिस दिन प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ जाए उस दिन से करंट पढ़ना शुरू कर देना, जब तक आपका मेंस हो रहा है, या अभी से कर दो। मान के चलो अभी क्या चल रहा है हमारा, जून चल रहा है, तो मान के चलो कि साल भर के अंदर तो हमारा प्री और मेंस दोनों हो जाएगा। अभी से करना शुरू कर दो। मेंस के लिए, प्री के लिए जिस दिन से प्री हो रहा है या जो डेट है प्री की, उससे लगभग 1 साल पहले का, ठीक है जी। चलो ऊतक संवर्धन देखते हैं हम। पहली चीज तो ये आती है कि इस टेक्निक को हम लेके क्यों आए, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो कुछ समस्याएं थी। कुछ समस्याएं कैसे थी, जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं या फिर मिलते ही नहीं हैं, ठीक है। जैसे आपका चंदन, सैंडल, ठीक है, या रबर, ठीक। यानी कि ऐसे पौधे जैसे कि फॉर एग्जांपल चंदन या रबर, जिनके जो बीज हैं, जिनके सीड्स हैं, वो क्या है, बहुत ही कम मात्रा में क्या है, अवेलेबल होते हैं या मिलते ही नहीं है। बहुत ही कम मात्रा में क्या है, चंदन के या रबर के बीज मिलेंगे। अब इनके बीज नहीं है तो इनके पौधे कैसे लेके आएंगे, समझे बात को। जैसे हमें गेहूं की फसल करनी है तो हमारे पास क्या है, गेहूं के बीज खूब सारे हैं, लिए खेत की जुताई की, बीज फेंके और कुछ सालों बाद क्या उसके अंदर उसके पौधे आ गए। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके क्या है, बीज क्या है, बहुत कम मात्रा में हमें मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, ऐसी व्यावसायिक फसलें, कौन सी हमारी व्यावसायिक फसलें या कमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है, जो क्या है, जैसे शुगर केन। शुगर केन क्या होता है हमारा, गन्ना, या टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। ऐसी व्यावसायिक फसलें जैसे शुगर केन और हल्दी, ये हमारी टर्मरिक, ये क्या है, ग्राफ्टिंग टेक्निक के द्वारा लगाई जाती हैं। ग्राफ्टिंग टेक्निक कैसे होती है, जैसे ये लिया और ऐसे गन्ने को क्या है, हमने तिरछा काट दिया और काटने के बाद में क्या है, इसको जमीन के अंदर गाड़ दिया और जो भी है खाद पानी दे दिया, ग्राफ्टिंग टेक्निक। ये GRAFTING, ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग टेक्निक से लगाना क्या है, इनको बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। या ग्राफ्टिंग टेक्निक पे लगाते हैं तो हो सकता है कि उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिले, उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे जितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो दो समस्याएं हो गई। पहली समस्या कैसी, ऐसे पौधे जिनके बीज क्या है, बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं या मिलते ही नहीं हैं। या दूसरी, ऐसी व्यावसायिक फसलें जो क्या है, ग्राफ्टिंग टेक्निक के द्वारा लगाई जाती हैं, इनको भी क्या है, लगाने में समस्या आ जाती है, ठीक है। तीसरा, अब हमें ऐसी फसलें लगानी है जो क्या है, डेजर्ट एरिया में, मरुस्थल के अंदर क्या है, जल्दी बढ़ें, ठीक है। यानी सामान्य जो किस्में हैं वो ऐसी हैं कि जो मरुस्थल के अंदर या डेजर्ट एरिया के अंदर, जहाँ पे पानी की कमी होती है और क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। हॉट डेजर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें क्या है, वो विकसित हो ही नहीं पाती हैं, ग्रोथ हो ही नहीं पाती हैं। तो हमें ऐसी किस्में चाहिए जो क्या है, मरुस्थल में विकास कर सकें। यानी मरुस्थल में, डेजर्ट एरिया में जल्दी बढ़ने वाली किस्में, ठीक है, प्रजातियां, किसकी, पौधों की। अगर क्या है, हमें ये तैयार
करना है, ठीक है। या फिर इसी का मिलता जुलता पार्ट ये है, विषम जलवायु परिस्थिति, यानी जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहां पे भी क्या है, हमें ऐसी पौधों की किस्में चाहिए जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर क्या है, ग्रो कर सकें, ठीक है। या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो क्या है, राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं उनके विकास के लिए। तो इन सब समस्याओं का जो सॉल्यूशन होता है वो सारा सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिल जाता है, टिश्यू कल्चर से या ऊतक संवर्धन से मिल जाता है, ठीक है। अब कैसे मिलता है वो हम देखते हैं। मेन जो चीज़ें हैं वो शुरुआत वाली 2-3 हैं, जिनके बीज कम मिल रहे हैं, ठीक है, या जिनको ग्राफ्टिंग टेक्निक से लगा रहे हैं, या ये वाली हैं कि भाई एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं और वहाँ पे भी क्या है, उनको ग्रो कराना है, ठीक है। तो कैसे ग्रो कराएंगे वो देखते हैं। आपने नर्सरी देखी है, नर्सरी पौधों की नर्सरी होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे आपको छोटे छोटे पौधे मिल जाते हैं, ठीक है। छोटे पौधे इतने छोटे छोटे और बड़े थोड़े से, जितने बड़े आपको चाहिए, ठीक है। इतने बड़े भी मिल जाएंगे, इतने बड़े भी मिल जाएंगे, 1 फीट के भी मिल जाएंगे, 2 फीट के भी मिल जाएंगे, जैसी आपकी आवश्यकता है। तो वो जो पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं, हम लिया सीधा गड्ढा जहाँ पर लगाना है वहाँ गड्ढा खोदा, उसको रखा, खाद पानी डाला और लगा दिया, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। एक टेक्निक क्या होती है कि हमने लिया और बीज डाला, है ना, और बीज से क्या है वो चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, उन पौधों को ही तैयार करेंगे, छोटे छोटे पौधों को। अब कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं। देखिए, जिस भी चीज़ की हमें छोटे छोटे पौधे विकसित करने हैं, उस पेड़ की या उस पौधे की क्या है, हमने कोई भी उसका बॉडी का पार्ट ले लिया, जैसे मैंने पत्ता ले लिया ये, ठीक है। इससे मैंने क्या निकाल लिया, इसके छोटे छोटे टिश्यूज निकाल लिए, टिश्यू सैंपल, ठीक है, ऊतक नमूने, ठीक है। इनको मैं ले आया और इसको मैंने क्या है, एक कंटेनर के अंदर डाल दिया। दिख रहा है आपको, छोटा तो नहीं है फॉन्ट, कंटेनर, ठीक है। ये कंटेनर को क्या बोलते हैं, संवर्धन पात्र। मतलब इनकी जो ग्रो करने की प्रोसेस होगी वो सारी क्या होगी, इस कंटेनर के अंदर होगी। ये तो क्या है, ये क्या कर रहे हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली कैसे होता है वो आप डिटेल में देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, लेकिन एग्जाम के लिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या किया, इस कंटेनर के अंदर हमने इनको डाल दिया, यानी जो भी हमारे क्या हैं, ये टिश्यू सैंपल हैं, ऊतक नमूने हैं, उसको हमने इस कंटेनर में या संवर्धन पात्र में डाल दिया। अब यहां पे क्या है, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थिति, ठीक है। अनुकूल परिस्थिति के अंदर क्या हो जाएगा, इसमें न्यूट्रिशंस भी रहेंगे, यानी इनको ग्रो करने के लिए जो जो पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिशन, वो सारे क्या है यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा क्या है इसमें, नियंत्रित ताप। नियंत्रित ताप का मतलब रेगुलेटेड टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर, जितना इसको ग्रो करने के लिए फेवरेबल है, ठीक है, जितना इसके लिए अनुकूल है उतना ही क्या कर दिया हमने, इसके अंदर इसको नियंत्रित ताप दे दिया। और ऐसे ही क्या है इसमें, नियंत्रित दाब दे दिया, यानी रेगुलेटेड प्रेशर। समझ गए, यानी जो जो चीज़ें इसको आवश्यक हैं वो क्या है, इसको हमने इसमें दे दिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये छोटे छोटे टिश्यूज जो हैं, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो ये क्या है, छोटे छोटे पौधों में क्या है, ये ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे पौधों के रूप में क्या है, ये विकसित हो जाएंगे। ये टिश्यू जो हो गए, ये ऊतक जो
छोटे छोटे पौधों के रूप में विकसित। बस, तो हमें क्या है, ये छोटे छोटे पौधे मिल गए, अब क्या करना है, वही नर्सरी वाला काम, नर्सरी में विकसित हो गए, हम ले गए खेत में, हम क्या करेंगे, इसको खाद डाल के और लगा देंगे, और फिर क्या है, ये ग्रो हो जाएंगे। समझ गए? तो खेत में खाद डालकर लगा देंगे, ठीक है, और उससे क्या है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चंदन का चाहिए, चंदन का ले लो, रबर का चाहिए, रबर का ले लो, रबर का सैंपल लिया, पत्तियों में से ऊतक नमूने टिश्यू सैंपल निकाले, संवर्धन पात्र में प्रोसेसिंग कंटेनर में डाले, वहाँ पे क्या फेवरेबल कंडीशन दे दी, न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर, ठीक है, दे दिया सब कुछ, बढ़िया मजे से धूमधाम से, आनंद आ रहा है, खुश हैं ये, खुश हो गए तो ग्रो हो गए, और ग्रो होंगे तो किस में होंगे, छोटे छोटे पौधों के रूप में क्या है, ये विकसित हो जाएंगे, कोपल जैसे। थोड़े से बड़े हुए, ले गए, खाद डाली और खेत में क्या है, प्लांट कर दिया, बस, और हमारा काम हो गया। तो ये क्या है, हमारा टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन वाली चीजें हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो आप, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। ऐसे अगर हम एक चार्ट बना देंगे तो उसको देखने में भी आनंद आ जाएगा, और इसी बात को क्या है, हम आगे लिख देंगे। क्लियर है? अब देखो, अगर इसी चीज के बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेनिफिट्स वही थे जो शुरुआत में मैंने आपको क्या प्रॉब्लम बता दी है, यानी ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या होगी हमारी, सैंडल, चंदन या रबर, तो उनके पौधे भी क्या है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से हमें मिल सकते हैं। ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स, ऐसी व्यावसायिक फसलें जिनको क्या है, ग्राफ्टिंग टेक्निक से लगाया जाता है और उनको लगाने में और ग्रो करने में दिक्कत आती है, जैसे हमारा क्या हो गया, गन्ना, शुगर केन और रबर, सॉरी हल्दी, टर्मरिक, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको इस स्टेज पे क्या है, फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी कर देंगे जिससे क्या इनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है, विषम जलवायु परिस्थितियां हैं, वहाँ पे भी क्या है, ये सर्वाइव कर जाएंगे। या मरुस्थल के अंदर, डेजर्ट के अंदर इनको जल्दी ग्रो करना होगा, तो वहाँ पे भी क्या है, ये ग्रो कर जाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको नोट्स के अंदर दे दूंगा मैं, बाकी की बातें ये डायग्राम हो जाएगा, लास्ट में क्या है, आप 3-4 इसके एडवांटेज लिख देंगे। 6 नंबर 5 नंबर के लिए क्या है, ये हमारा सफिशिएंट है, ठीक है, ठीक है। क्लोन या हिंदी में बोलते हैं इसको समरूप। अब क्लोन क्या है, देखिए, नॉर्मली जो सामान्य अवस्था में जो संतान उत्पत्ति होती है, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग आती है, वो क्या होती है, मेल, ठीक है, और फीमेल, पिता और माता या माँ, और इन दोनों से क्या है, ऑफस्प्रिंग या संतान जो है वो पैदा होती है, ठीक है। यानी कि इस संतान के यहाँ पे कितने हैं, पेरेंट्स कितने हैं, 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, एक माँ और एक पिताजी, इसके डैड। क्लोन क्या होता है, क्लोन इसका उल्टा होता है। अब देखिए, क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग एक प्रकार की क्या है, जैविक तकनीक है। जैविक तकनीक मतलब वही है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। क्लोनिंग एक प्रकार की जैविक तकनीक है जिसमें एकमात्र जनक से, यानी उसका जो फादर है, जो उसका पेरेंट है, वो क्या है, एकमात्र, वन है, सिंगल। यानी कि क्लोनिंग एक जैविक तकनीक है जिसमें एकमात्र जनक से क्या है, संतान उत्पन्न की जाती है, ठीक है। जैसे यहां पे क्या 2 हो गए, यहां पे 1 ही हो गया। और ये जो संतान है, ये जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, या जो जीव है, ये अपने जनक से, जो इसका पेरेंट है, उससे भौतिक रूप में, फिजिकली और आनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली क्या होता है, सेम होता है। समझ गए बात को? यानी कि क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें
एकमात्र जनक से संतान उत्पन्न की जाती है, और यह संतान अपने जनक से क्या है, भौतिक एवं आनुवांशिक रूप से बिल्कुल ही क्या होती है, समान होती है। क्लोनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन विच offspring is obtained from single parent and that offspring is physically and genetically similar to his parent। समझ गए बात को? वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि करते कैसे हैं, तो उसको देखते हैं। इसमें एक टेक्निक का इस्तेमाल होता है, SNCT टेक्निक। अब ये क्या होती है, सोमैटिक सेल, सॉरी SCNT है, SCNT, सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर टेक्निक। ठीक है, या हिंदी में सिंपली बोल देंगे नाभिकीय हस्तांतरण तकनीक। ठीक है, अभी सोमैटिक सेल क्या होता है, ये थोड़ा सा आप अपने स्तर पे खोजिएगा, ठीक है, नहीं तो मैं कल की क्लास में बता दूंगा। ये आपका काम है, सोमैटिक सेल कौन सी होती है, ये चीज हो गई। अब देखो क्या क्या करते हैं इसमें। बता दूं इसको मैं, सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर टेक्निक, ये नाभिकीय हस्तांतरण तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं थोड़ा सा अपन आगे देखते हैं, ये लिखते जाना। ये क्या है, आपकी डोनर सेल है, डोनर सेल। डोनर सेल किसकी होगी, यानी जिसका हमें क्या है, समरूप बनाना है। ठीक है, जैसे हमने अभी तक बनाई है सक्सेसफुली डॉली शीप, डॉली नाम की भेड़ बनाई थी, और गरिमा बफेलो, गरिमा नाम की क्या है, भैंस बनाई है। समझ गए? और भी बनाए एक, डॉली शीप, गरिमा बफेलो। एक टेट्रा नाम से क्या है, मंकी बनाया, रीसस मंकी, बंदर। ठीक है, और एक और बनाया है, चूहा बनाया, राल्फ, RALPH, रैट। इन सब के क्या है, हम बना चुके हैं। ठीक, गरिमा भैंस, डॉली भेड़, टेट्रा रीसस मंकी, रीसस बंदर, और राल्फ क्या है, चूहा। ये सब क्या है, हम बना चुके हैं। बिल्कुल सही बताया इन्होंने, शीजल जी ने। ठीक है, तो ये क्या है, हम बना चुके हैं। ये नाम थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, और ये क्या है, प्रजाति थोड़ी सही नहीं लग रही, कुछ अलग नाम रख देते। अब देखो क्या किया हमने, डोनर सेल है कंप्लीट, और ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। और डोनर सेल कौन सी है, ये सोमैटिक सेल है, सोमैटिक कोशिका। ठीक है, और ये क्या है, एग सेल है, अंडाणु कोशिका। ठीक है, ये अब इसमें क्या करते हैं, सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर टेक्निक। न्यूक्लियस किस में है, इसमें है, और ये कौन सा है, एग सेल है, लेकिन कौन सा है, ये नाभिक रहित है। सॉरी, एक मिनट,
नाभिक रहित अंडाणु कोशिका। ठीक है, यानी क्या किया है कि ये एक सेल थी अंडाणु कोशिका, इसमें से क्या मैंने न्यूक्लियस को निकाल लिया। समझ गए बात को? इसको इधर देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे बता देता हूँ। ये क्या हो गई आपकी एक सेल हो गई अंडाणु कोशिका। ठीक है, और इसमें से क्या कर दिया मैंने, न्यूक्लियस को निकाल दिया और वो कहीं और चला गया, ये खाली हो गई। इसको बोल दिया नाभिक रहित अंडाणु कोशिका। अब देखो ये कैसे निकाल रहे हैं, ये हमारी चिंता नहीं है, हमारा कंसर्न नहीं है, निकाल रहे हैं बस हमें ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, और मेंस लिखना है, और मेंस में क्या है, ये फोटो बना दिया, इसमें से निकाल लिया और ये वाला बन गया। समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और कैसे निकालते हैं फिर भी आपको देखना है तो आप यूट्यूब पर डालना, बढ़िया अच्छे वाले ग्राफिक्स की वीडियो मिल जाएंगे, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब क्या कर रहे हैं, ये हो गया और ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस को निकाल के, ये वाला किसका, सोमेटिक सेल का या डोनर सेल का, और इसको निकाल के क्या है, इसके अंदर क्या कर देंगे, हम पेस्ट कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका नाभिक। सॉरी, ये इसको ले लिया और इसको ले लिया, और क्या कर दिया हमने, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि इन दोनों को मिला दिया, इसका न्यूक्लियस निकाल दिया और इसके अंदर डाल दिया, बस। ठीक है, ये हो गया। इसको कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, अर्थात इस पे क्या है, विद्युत तरंगें, इलेक्ट्रिक वेव्स डाल दी। ठीक है, समझ गए बात को? ये क्या हो गया हमारा नाभिक रहित अंडाणु, एक सेल होगी, उसका न्यूक्लियस निकाल दिया। और ये क्या है, डोनर सेल, यानी जिसका बनाना है हमें। जैसे मैंने आपको बताया था, जो डॉली शीप बनाई है या गरिमा बफेलो बनाई है, तो गरिमा बफेलो जिस पेरेंट से बनाई होगी उसको हमने क्या है यहाँ पे ले लिया है, उसका है ये, और इसको लिया और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, न्यूक्लियर फ्यूजन करा दिया, यानी इसका न्यूक्लियस क्या है, इसके अंदर डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूजन। इसके बाद क्या होगा, ये इस टाइप से बन जाएगा। समझ गए बात को? ये बन गया। अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, ये अपने आप में कोशिका बन गई। ठीक है, अब इसको क्या फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी, दे देंगे जो भी अनुकूल परिस्थितियां चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, और फिर क्या होगा, इसका सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन होता है तो क्या है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका और बहुत सारी कोशिकाएं क्या हैं, बन जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये हमारा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए, अब ये क्या हो गया, ये एक तरीके से जाइगोट टाइप से प्राप्त हो गया ये हमें। ठीक है, अब क्या है, देखो इसको आप तो पूरे एक सीक्वेंस में ही बनाएंगे, आपके पास पेज बड़ा होगा, ऊपर से स्टार्ट करोगे, मेरे पास जगह कम है तो मैं यहां से उठाऊंगा और इसके आगे का पार्ट रब करके बना रहा हूं, है ना। आप एक सिस्टम में ही बनाएंगे पूरा सीक्वेंस में। यहां पर क्या हुआ था, कोश का विभाजन हो गया था हमारा, ये जैसे आपने देखा हुआ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है, कृत्रिम गर्भाधान जिसको बोलते हैं, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी जिन कपल्स के बेबी नहीं होता है तो क्या करते हैं, जैसे मेल का जो है वो क्या ले लिया, स्पर्म ले लिया, ठीक है, और फीमेल का क्या है, एग ले लिया, और इनको क्या करेंगे, ले लिया और आर्टिफिशियल कंडीशन में क्या है, टेस्ट ट्यूब के अंदर इनकी मिक्सिंग कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, जाइगोट बन जाता है इस टाइप से, या जो भी बन गया, और फिर उसका क्या है, वो ग्रो हो जाता है ये, और इस जाइगोट को लेकर क्या है, जो भी मदर है जो उसको पालेगी, उसके गर्भ में या उसके फोस्टर मदर के यूट्रस में क्या इसको प्लांट कर देते हैं।
ठीक है। लेकिन ये क्या है, दोनों पेरेंट्स का है, मेल और फीमेल का। ये क्या है, सिंगल पेरेंट का है। तो जो चीज़ यहाँ पे मिल रही है वो चीज़ क्या है, हमें यहाँ पे मिल गई। अब इसको क्या करेंगे, फोस्टर मदर जो है के गर्भ में क्या कर देंगे, स्थापित कर देंगे, ठीक है। और बस फिर हमें क्या मिल गया, क्लोन्ड जीव मिल गया, क्लोन्ड स्पीशीज क्या है, हमें मिल गई। समझ गई बात में? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया, दो चीजें ली। एक तो लिया डोनर सेल, सोमेटिक सेल, जिसका बनाना है। दूसरा क्या लिया हमने, नाभिक रहित अंडाणु, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस एग सेल। अब क्या कर दिया, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूजन करा दिया या न्यूक्लियस फ्यूजन करा दिया उनका, ठीक है। यानी क्या है, सोमेटिक सेल या डोनर सेल का न्यूक्लियस किस में डाल दिया, एग सेल में डाल दिया, ठीक है। दोनों मिल गए, फेवरेबल कंडीशन दे दी, और फिर क्या हो जाएगा उनका, ये वाला सेल डिवीजन, कोश का विभाजन। ये क्या एक टाइप से जाइगोट मिल गया। इसको फोस्टर मदर के क्या है, गर्भ में या यूट्रस में डाल दिया, और फिर हमें क्या मिल गया, क्लोन्ड जीव मिल गया, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था, जो नॉर्मल क्या है, प्रकृति का जो विधान है, जैसे माँ से और पिता से, दोनों, सॉरी, ये मेल क्या हो गया, पिता, और फीमेल क्या हो गई, मदर हो गई। इन दोनों से क्या संतान की उत्पत्ति होती है। और ये क्या है, सिंगल पेरेंट, प्रकृति के विरोध में। आगे बात समझ में कि नहीं आई? फायदे अब जो भी हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी के, वो मेडिसिन के फील्ड में लगभग सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो फायदे देख लेते हैं, पर इसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं। नेगेटिव पॉइंट्स ह्यूमन के रिस्पेक्ट में, एनिमल के रिस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहला फायदा तो ये है इससे कि जैसे मानव वृद्धि की प्रक्रिया है, ये ह्यूमन ग्रोथ प्रोसेस है। जैसे पहले बेबी होता है, छोटा सा होता है, इन्फेंट होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर मैच्योर हो जाएगा, है ना। यूथ जो स्टेज होती है, जैसे मैं और आप लोग हैं, उस स्टेज में आ जाएगा। फिर उसके बाद उम्र ढलेगी और लास्ट में बूढ़ा हो जाएगा। तो ये भी एक साइंस है, और इस पर रिसर्च चल रही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आदमी ग्रो करता है, यूथ स्टेज में आता है, मैच्योर होता है, मैच्योर के बाद फिर ओल्ड स्टेज की तरफ आता है, और फिर चला जाता है इस दुनिया से, डेड, ठीक है। तो जो मानव वृद्धि की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको भी क्या है, क्लोनिंग की प्रोसेस से क्या है, हम समझ सकते हैं। यानी उस प्रक्रिया को समझने में इससे मदद मिलती है। कैसे मिलती है, वो रिसर्च का विषय है। दूसरी बात यह है कि जैसे कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां जो हैं, या जेनेटिक डिजीज़ हैं, उसको भी क्या है, जब हम क्लोनिंग की प्रोसेस को देखते हैं, तो कैंसर जैसी बीमारियों की जो प्रोसेस है या जो उसका बेस है, उसको भी क्या है, समझने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और चल रही है कि आर्टिफिशियल कोशिकाएं या आर्टिफिशियल सेल्स क्या हैं, बनाने की भी क्या है, रिसर्च चल रही है। तो कोश का निर्माण जो है, ठीक है, सेल फॉर्मेशन में भी क्या है, इसकी सहायता से क्या है, हमें मतलब इसका यूज़ करके क्या है, हम उस चीज़ को देख सकते हैं। एक चीज़ और बता रहे हैं कि विलुप्त जीव हमारे, कौन से, विलुप्त, एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो हैं, उनको भी क्या है, विलुप्त जीव हो गए या पौधे हो गए जो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट ही हो गए हैं, उनको भी क्या है, हम इसकी सहायता से क्या है, बना सकते हैं। जैसे चीता जो है, चीता इंडिया से क्या है, जा चुका है, बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो कोशिश ये की जा रही है कि चीता की प्रजाति क्या है, भारत में बना ली जाए और भारत में ले आए हम लोग। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसके एडवांटेज हैं। समझ गए? तो पहला एडवांटेज मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि मानव वृद्धि की जो प्रक्रिया है या मानव की उम्र वृद्धि की जो प्रक्रिया है, उसको क्या हम इससे समझ सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों की रोकथाम या उसके इलाज में भी क्या है, इससे हमें मदद मिल जाएगी, ठीक है। विलुप्त जीव जंतु जो पौधे हैं, उनको भी क्या है, हम इसकी सहायता से फिर दोबारा से पैदा कर सकते हैं, दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, थोड़े से इसके ज़्यादा हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, देखो, पहली चीज़ तो ये है कि प्रकृति ने जो प्रक्रिया बनाई है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रकृति ने क्या प्रक्रिया बनाई है, मेल फीमेल, ठीक है, नर और मादा, स्त्री और पुरुष, ठीक है। और जब उनका क्या है, वो लोग मिलते हैं, तो फिर उसके बाद में क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये प्रकृति की प्रक्रिया है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि हमने क्या प्रकृति की प्रक्रिया के साथ ही क्या है, छेड़छाड़ कर दी, और उसके क्या दुष्परिणाम निकलेंगे, हमें
मालूम नहीं है। हमने कोई रिसर्च तो कर दी, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो फिर क्या है, संभाले नहीं संभलती है। ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल हमारे सामने ही है। जैसे कोरोना चल रहा है, अब एक थ्योरी है कि चाइना ने कुछ मॉडिफिकेशन किया है वायरस के साथ में, एक थ्योरी बोलती है कि नेचुरल है, लेकिन अगर मॉडिफिकेशन किया है या अगर ये बायोलॉजिकल वेपन है तो आज पूरे देश में क्या है, पूरे संसार में हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये है कि प्रकृति की जैविक प्रक्रिया है उसके क्या है, ये खिलाफ है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो हमारी सामाजिक परंपराएं चली आ रही हैं, जैसे विवाह और परिवार। विवाह क्यों होता है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी विवाह के माध्यम से ही आती है। ठीक है, विवाह में क्या होगा, मेल और फीमेल एक हो जाएंगे और उसके बाद में क्या है, उनकी अगली क्या है, जनरेशन आती है। ठीक है, तो जो हमारी सामाजिक परंपराएं चल रही हैं उसके भी क्या है, ये बेहद ही खिलाफ है। समझ गए, दो बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि जो प्रकृति का एक नेचुरल चयन है उसके साथ भी क्या है, छेड़छाड़ हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ विशेष कार्य करने की क्या है, ईश्वर की देन मान लो या जो भी है, उनके अंदर एक स्पेशल टैलेंट होता है, एप्टीट्यूड बोलते हैं जिसको, है ना। जैसे क्रिकेट में किसके पास है, सचिन के पास में है या विराट कोहली के पास में है। ठीक, अब जैसे अगर टीम इंडिया बनती है तो पूरे हिंदुस्तान से लड़के चुने जाते हैं। ठीक है, एक नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है और वहाँ से क्या है, उस सिलेक्शन के बाद में क्या है, पूरी टीम बन रही है और आगे जा रही है। अब किसी ने सोचा कि हम क्या करें, सचिन की क्लोन बना दिए। अब 6 सचिन आ गए टीम इंडिया के अंदर। ठीक है, 1-2 धोनी के क्लोन बना दिए और 4-5 क्या जो विश्व के सबसे अच्छे बॉलर हैं उनके बना दिए और उनको लेके हमने क्या है, टीम के अंदर भर्ती कर दिया। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, बाकी लोगों के साथ तो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। जैसे हम जैसे लोग हैं उनका क्या होगा, अपन जैसे लोग जो हैं। आई बात समझ में। या फिर जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, अब इंडियन आर्मी ने कारगिल में युद्ध लड़ा था तो 4 लोग ऐसे थे जिनको परमवीर चक्र मिला था। सबसे बड़े वीर बहादुर जो सूरमा माने गए हैं वो 4 लोग थे। 2 शहीद हो गए और 2 अभी भी जिंदा हैं। तो हो सकता है कि क्लोन बनाएं कि भाई ये तो बड़ा बहादुर है, इन्हीं सैनिकों के क्या है, क्लोन बना दें और उनकी पूरी फौज बना दी कि ये बहादुर है। आज की डेट में फौज में क्या है, हम जैसे आम लोग क्या है, जाते हैं और उसके अंदर भर्ती होते कि नहीं। तो एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो आम लोगों के साथ में क्या है, विभेद, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं कि अगर ये टेक्निक असामाजिक तत्व, आतंकवादी अपराधियों के हाथ में लग गई तो फिर क्या होगा। जब ओसामा बिन लादेन था तो उस एक ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया, पेंटागन पे हमला कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। कितने मतलब युद्ध कराए, कहाँ बम फोड़े, क्या कर रहे हैं। ISIS वाले जो हैं वो कितना मतलब वो खून खराबा करते हैं। अगर सोचो कि ये टेक्निक उनके हाथ में लग गई और बड़े मास्टरमाइंड आतंकवादियों के क्या क्लोन बना दिए तो फिर कैसे संभलेंगे। ठीक है, तो ये सब समस्याएं जो हैं वो क्या है, क्लोन के साथ में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताई जाती है कि अगर इस टेक्निक को मानव के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, मेनली मानव के रिस्पेक्ट में क्या ये गलत मानी गई है, तो ह्यूमंस के ऊपर कर रहे हैं, तो ऐसा लॉ बनाना प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल होगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत टफ होगा। इम्पॉसिबल तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कि इसको रेगुलेट किया जा सके ताकि इस टेक्निक का क्या है, निगेटिव या नकारात्मक यूज़ नहीं हो। जैसे होती है ना हमारी जैसे एक एक्ट है हमारे PCPNDT एक्ट, प्री कॉन्सेप्शन प्री नेटल डिटेक्शन टेस्ट एक्ट, यानी जन्म से पहले क्या है, बच्चे का लिंग हम पता नहीं कर सकते और टेक्निक आ गई और कितना दुरुपयोग किया, कितनी बच्चियों को मारा गया, पेट में ही क्या है, फीटिसाइड कर दिया उनका। ठीक है ना, गर्भ में हत्या जो कर देते हैं। तो अगर ऐसी कोई टेक्निक डॉक्टर लोगों के हाथ में आ गई और वो व्यक्ति क्या है, अनएथिकल है, तो इसका क्या है, बहुत ही नकारात्मक उपयोग हो सकता है और उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा कि इसका लॉ कैसे बनाएंगे, विधि कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, इसके नकारात्मक प्रभाव के अंदर आ जाएंगी। ये क्या है, मैं आपको भी नोट्स के अंदर दे दूंगा। अगर इसकी किसी भी स्टेज पे कोई भी आपको डाउट हो तो पूछ लो। MPPSC के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।